एसएससी का पेपर आजकल बहुत इजी आ रहे हैं, चाहे वो गणित हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो रीजनिंग हो। इसमें खुश होने की बात नहीं कि इजी पेपर आ रहे हैं। इजी पेपर आने से बच्चों का नुकसान हो रहा है। क्यों? पिछले 2-3 साल से पेपर बहुत इजी आ रहे हैं। नुकसान क्या हो रहा है कि कट ऑफ बहुत ज्यादा बढ़ गई है। कट ऑफ इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि आप ये सोचो कि नॉर्मल स्कोर लाके तो संभव ही नहीं है। मिनिमम आपकी नौकरी लेने के लिए 80% आपका स्कोर होना जरूरी है। 80% से कम आपका स्कोर है। एक जमाना था 2016 में, एक जमाना था जब 700 में से ना 496 नंबर पे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाता था आदमी। 700 में से 496 नंबर पे आईटीआई। आज 700 में से, खैर आज तो 700 नंबर का पेपर नहीं है, 700 में से 96 नंबर जो हो गया, लगभग आपका कितना हो गया मेरे दोस्तों? 73%। 73% स्कोर करके आदमी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाता था। आज 73% नंबर आप लाओगे ना तो सबसे घटिया स्टूडेंट की कैटेगरी में आओगे। सबसे घटिया, सबसे बेकार स्टूडेंट की कैटेगरी में आपको गिना जाएगा। 73% पे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना तो छोड़ो, जो एसएससी की सबसे नीचे लेवल की पोस्ट है ना, उसकी शकल देखने को भी नहीं मिलेगी। नौकरी तो बहुत दूर की बात है। अगर आज 73% नंबर लाओगे, कम से कम 80% नंबर आपको लाने पड़ेंगे। हर एग्जाम में ऐसा नहीं, जैसे यूपीएससी का पेपर ले लो, यूपीएससी का पेपर बहुत टफ आता है। लोग 4-4 साल पढ़ के तैयारी करके प्री तक क्वालिफाई नहीं कर पाते, इतना टफ पेपर आता है। बैंकिंग का पेपर आंखें खोल देता है, नसें हिला देता है। समझ में आया? तो बैंकिंग के पेपर की कट ऑफ भी इतनी ज्यादा नहीं है। लेकिन एसएससी के पेपर, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे वो सीएचएसएल हो, चाहे वो सीपीओ, चाहे वो एमटीएस हो, बहुत इजी आ रहे हैं। समझ में आया? और बहुत इजी पेपर होने से कट ऑफ बहुत ज्यादा बढ़ गई है। कट ऑफ अब 80% आपको कम से कम स्कोर लाना पड़ेगा कि आपको कोई नौकरी में एंट्री मिल पाए। अब आपके हैं बच्चों 4 सब्जेक्ट, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके। मेरी बात को गौर से सुनना जो मैं आपको समझा रहा हूं। कोई बच्चा यह उम्मीद कर रहा हो कि भाई मैथ के 30 सवाल आने, 30 में से मैं 25-26 ठीक कर दूंगा तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, उसका कुछ नहीं होने वाला। कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि वो बच्चा ना 3 में ना 13 में, वो बच्चा एक गधे की कैटेगरी में आता है। क्योंकि भारत में लाखों बच्चे ऐसे हैं जिनके 25-26 नंबर ऑलरेडी आते, 25-26 सवाल वो ऑलरेडी कर लेते हैं। नौकरी तो हजारों है, लाखों तो है नहीं। तो आपको लाखों बच्चों में नहीं आना, आपको तो मात्र कुछ हजारों बच्चों में आना है। और कुछ हजारों बच्चों में से 25-26 सवाल 30 में से करके आपका नहीं हो सकता। कम से भी कम आपके 28 से 29 सवाल ठीक होने चाहिए। यानी कि आपको लगभग 100% स्कोर करना पड़ेगा गणित में, लगभग 100%। रीजनिंग के भी सपोज जैसे 30 सवाल आने, तो 30 में से आपके 28-29 रीजनिंग में आप ये उम्मीद करो कि मैं 25-26 ठीक कर लूंगा, तो आपका कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आप लाखों की भीड़ में पहुंच गए। कुछ हजारों में नहीं रहे, फिर आप लाखों की भीड़ में पहुंच गए, भाग गायब हो आप फिर वहां से। रीजनिंग में भी 30 में से 28-29 आपको सही करने पड़ेंगे, तो आपको रीजनिंग में भी 100% स्कोर करना है। अगर किसी बच्चे का इनमें स्कोर 100% नहीं है, मत वो 90% भी स्कोर कर रहा है, तो उसके सिलेक्शन के चांस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि उससे ऊपर लाखों स्टूडेंट पहुंच चुके हैं। समझ में आया? फिर उसके बाद इंग्लिश में कम से कम जो इंग्लिश बैकग्राउंड के हैं वो तो 90% भी स्कोर करते हैं, लेकिन कम से कम आपका 75% प्लस स्कोर आपका इंग्लिश में होना चाहिए। 75%, हाँ, तब जाके आपका कुछ सिलेक्शन होगा। और जीके, देखो जीके का बहुत बुरा हाल है। मैं ये नहीं कहता कि जीके में पारंगत बन जाओ, पूरे दिन जीके पढ़ते रहो। जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है कि बिना पढ़े भी 10 सवाल ठीक होंगे, और खूब पढ़ो तो भी 10 सवाल ठीक होंगे। नसीब के ऊपर भी जीके डिपेंड करता है। जीके में आप अगर 50% से प्लस भी स्कोर करते, 50-55% से प्लस भी आप स्कोर ठीक करते हैं, तो भी आप एक सिलेक्शन की कैटेगरी में आ सकते हैं। तो ये अपने मन में बिठा लो कि मैथ रीजनिंग में 100% स्कोर करना है, इंग्लिश में 75% स्कोर करना है, और जीके में 55%। दूसरा मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनेगा एक बात, एसएससी का कंटेंट बहुत इजी पूछा जा रहा है, सवाल बहुत इजी पूछे जा रहे हैं, लेकिन एसएससी का सिलेबस बहुत बड़ा है।
एसएससी का सिलेबस बहुत ज्यादा बड़ा है, बहुत बड़ा एसएससी का सिलेबस है। यूपीएससी की तैयारी, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करेंगे तो एक नॉर्मल बच्चे को तैयारी करने में 3 से 4 साल लगते, तैयारी करता है 3-4 साल, कि 1.5 साल में तो वो सिलेबस ही पूरा करता है 18-20 महीने में, फिर वो रिवीजन भी करता है। तो एसएससी की तैयारी में भी कम से कम आपको 1 साल चाहिए। वो कहने वाली बात है, वो लाखों में एक बिरला होता है कि जो 3 महीने 4 महीने में पेपर निकाल लेता है। हर बालक ऐसा नहीं होता, कम से कम 1 साल तो एसएससी की तैयारी में चाहिए। एसएससी में सिलेबस बहुत बड़ा है, चीजें आसान आ रही हैं बट सिलेबस बहुत लेंदी है। बैंकिंग में मुश्किल पूछा जा रहा है, सिलेबस इतना सा है। बैंकिंग में 10 चैप्टर हैं, एसएससी में 40 चैप्टर हैं। समझ में आया? एसएससी में छोटे बड़े मिलाकर 40 चैप्टर्स हैं, 40 चैप्टर छोटे बड़े मिलाकर। समझ में आया मेरे दोस्तों? 40 चैप्टर, और उनमें से कुछ चैप्टर बहुत ज्यादा बड़े हैं, जैसे कि टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट लॉस, ज्योमेट्री। अगर हर चैप्टर की मेरे दोस्तों 8-8 क्लास भी करवाई जाए ना, 8-8 क्लास भी, तो भी 320 क्लास हो जाती हैं, 320 क्लास। और एक कम से कम बता रहा हूं मैं, हर चैप्टर की कम से कम 10 क्लास तो होंगी, अगर बेसिक से पढ़ाना है और ढंग से पढ़ाना है। हवा में पढ़ाना है तो कैसे भी निपटाते रहो। 10 क्लास भी अगर आप हर एक चैप्टर में पढ़ाओगे ना, तो 400 क्लास होंगी, 400 क्लास। तो आपको कम से कम 400 क्लास पढ़नी पड़ेंगी, तब जाके आपका सिलेबस पूरा होगा। कि एसएससी का सिलेबस बहुत ज्यादा बड़ा है। मैं आपको झांकी दिखाता हूं। सवाल आसान है बट इट्स वेरी वेरी बिग। जी, ये देखिए जरा आप, ये अर्थमेटिक मैथ है। वैसे आप लोगों ने सारी डिटेल ली होगी, और ये आपका एडवांस मैथ है। एडवांस मैथ केवल एसएससी और सीडीएस के पेपर में आता है। जो बच्चे बैंकिंग या स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ध्यान सुनेगा, जो बच्चे बैंकिंग या स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके सिलेबस में एडवांस मैथ नहीं है। उनको केवल अर्थमेटिक मैथ पढ़ना है। एसएससी और डिफेंस के पेपर में ही एडवांस मैथ पूछा जाता है, एसएससी और डिफेंस के पेपर में। समझ में आया? मैं आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा, ध्यान से सुनते रहिएगा, ठीक है ना? गाइडेंस क्लास है पहली। अर्थमेटिक मैथ में हमको परसेंटेज पढ़ना है, परसेंटेज। परसेंटेज के बाद हमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ना है। रेशियो प्रोपोर्शन के बाद हमें प्रॉफिट लॉस पढ़ना है। अब देखो, वैसे लिखा तो प्रॉफिट लॉस है, लेकिन प्रॉफिट लॉस में डिस्काउंट भी आ जाता है, छूट। डिस्काउंट के बाद सक्सेसिव डिस्काउंट भी आ जाता है, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर भी आ जाता है। फिर उसके बाद हमें टाइम एंड वर्क पढ़ना है। टाइम एंड वर्क के बाद पाइप एंड सिस्टर्न पढ़ना है। हमें टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ना है। नाव और धारा पढ़नी है। हमको ट्रेन पढ़ना है। हमको सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ना है। हमें पार्टनरशिप, साझेदारी पढ़नी है। हमें मिक्सचर एलिगेशन पढ़ना है। हमें एजिस और आयु वाले सवाल पढ़ने। हमें एवरेज, औसत पढ़ना है बच्चों। हमें डाटा इंटरप्रिटेशन पढ़ना है। ये तो सिलेबस है, और ये चैप्टर के पूरे पूरे नाम है। इन चैप्टर के अंदर भी छोटे छोटे चैप्टर हैं। इन चैप्टर के अंदर भी हमें नंबर सिस्टम में सिंप्लीफिकेशन पढ़ना है, एचसीएफ एलसीएम पढ़ना है। हमें नंबर सिस्टम में शर्ट्स भी पढ़ना है, करनी शर्ट्स भी पढ़ना है मेरे प्यारे भाई। एडवांस मैथ में हमको ज्योमेट्री पढ़ना है। मेंसुरेशन, जैसे हमने मेंसुरेशन लिख दिया, अब मेंसुरेशन भी कोई छोटा मोटा थोड़ा ना है। मेंसुरेशन में 2 टाइप का, 2D भी है, 3D भी है भाई, बताइएगा। 2D भी है, 3D भी है। 2D में 4 तरह की फिगर हैं, 3D में 6 तरह की फिगर हैं, 7 तरह की, सॉरी। अब हर एक फिगर पे 2-2 क्लास भी, 3-3 क्लास भी आपको पढ़ाई जाए, हर एक भी। मैं सिलेंडर भी 2-3 क्लास पढ़ाता हूं, तो भी 30 क्लास हो जाती है मेंसुरेशन के बाद। और 30 क्लास, उससे कम में समझ ही नहीं सकता बिगिनर बालक। समझ में आया? त्रिकोणमिति है। त्रिकोणमिति में हाइट एंड डिस्टेंस भी पढ़ना है, अलजेब्रा पूरा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको पढ़ना है, प्रोबेबिलिटी और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ये नया ऐड हुआ है। ये प्रॉपर सिलेबस है, और ये सिलेबस अपने आप पे काफी लेंदी है, बहुत वास्ट है। हालांकि इजी पूछा जा रहा है, लेकिन इसको पढ़ना, फिर अपने दिमाग में स्टोर करना, रिवीजन करना, प्रीवियस ईयर के सवाल लगाना, एक लंबा टास्क है।
कोई बच्चा ये उम्मीद करे कि 3 महीने में सिलेबस हो जाए, 4 महीने में हो जाए, 5 महीने में हो जाए, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन बेटा एक बात बता रहा हूं, फिर आपको दिमाग भी 3 महीने में कवर करने लायक चाहिए। मैं कोई चीज एक बार में बताऊं, आप ये ना पूछो सर कहां से आया, क्यों, आपको कोई डाउट ना आए। एक सवाल मैं आपको बताऊं, आगे के 4 आप खुद से कर लो। एक कंसेप्ट मैं आपको समझाऊं, आगे के 2 आप खुद से समझ लो, तो जाके 2-3 महीने में 6 महीने में होगा। आप ये उम्मीद करो कि सर हमको एक एक फॉर्मूला बालक की तरह लिखवाएं, एक एक का प्रूफ करवाएं, एक एक के नोट्स बनवाएं, एक एक प्रीवियसर का सवाल करवाएं, हर एक टाइप कवर करवाएं, सर रिवीजन भी कराएं, मिसलेनियस सवाल भी करवाएं, लेटेस्ट भी करवाएं, एसएससी के मिलते जुलते भी करवा दें, सीडीएस के सवाल भी करवा दें, 6 महीने में सिलेबस भी करवा दें, हमारा सिलेक्शन भी करवा दें। मैं भगवान थोड़ा ना हूं। क्या तुमने मेरे को भगवान समझ लिया है ना? कोई बच्चा इस मन के साथ हो कि सर जल्दी 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 आग लग जाए, जल्दी 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 हो जाए, तो जल्दी जल्दी की अगर तुमको चुल है, आग है, तो आपको दिमाग भी जल्दी जल्दी समझने लायक बनाना पड़ेगा। जल्दी जल्दी समझने लायक मतलब आपका दिमाग एक आईआईटीएन के बच्चे की तरह हो, आईआईटी के बच्चे की तरह। 2 सवाल मैं बताऊं, आगे के 5 आप खुद कर लो। कंसेप्ट मैंने बता दिया, बोल दी शीट खुद से सॉल्व कर लो, आपने खुद से सॉल्व कर लिया, अगले दिन आके कह रहे सर हमने सारी कर ली, आप अगला पढ़ाओ, तो जल्दी होगा। आपके अंदर एक काबिलियत है तो बताओ, मैं कर दूंगा। काबिलियत नहीं है तो बोलो सर हम तो गधे गधे की तरह, बताइए। ठीक। तो भाई आप हो पढ़ाई में कमजोर, कमजोर बालक ऐसी उम्मीद नहीं करता है ना कि ये हो जाए और वो हो जाए। एक बात, मैं इस बैच में जो भी पढ़ाऊंगा और ऐसा पढ़ाऊंगा कि आपको अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करना, आपको अपनी तरफ से एक भी पढ़ाई नहीं करने की जरूरत है। जितना मैं आपको क्लासरूम में पढ़ाऊं, जितने सवाल मैं आपको कराऊं, जितने शीट में मैं आपको क्वेश्चन दूं, केवल आपको शीट करनी है और कुछ भी नहीं करना। केवल शीट करो और कुछ मत करो। शीट के बाहर ना तो कभी गणित पूछा गया था, ना पूछा गया है, ना कभी पूछा जाएगा। केवल आप शीट के सवाल सॉल्व करो और उसके बाद मॉक टेस्ट लगाओ। मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट। अगर आपके पास टाइम बचता है, टाइम बचता है कि मेरे पास टाइम है, तो केवल पिछले 3 साल के प्रीवियसर के क्वेश्चन लगाने। प्रीवियसर के अलावा तो कोई सवाल प्रैक्टिस करना ही नहीं है, केवल 3 साल के प्रीवियसर के क्वेश्चन। प्रीवियसर की बहुत सारी किताब मार्केट में है, हमारी बुक भी है जो कि सबसे बेस्ट सॉल्यूशन के साथ है, आप उसको मंगा लीजिए। पिछले 3 साल के, 3 साल के मतलब 2021 के, 2022 के और 2023 के, केवल इन 3 सालों के आप पेपर सॉल्व करो। केवल अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं कि मेरा मकसद जिंदगी में सीजीएल है, तो आप पहले सीजीएल के लगा लो। टाइम बचता है तो पिछले फिर सीएचएसएल के भी लगा लो। सिलेबस सारे एग्जामों का सेम है, लेवल सारे एग्जामों का सेम है, बस नौकरी का फर्क है। सारे एग्जाम सीजीएल सीपीओ एमटीएस सिलेक्शन पोस्ट सबका जो है सिलेबस सेम है, लेवल सेम है। फिर आप सीपीओ के लगा लो, एमटीएस के लगा लो, अगर आपके पास टाइम बचता है। मेरे दोस्तों, कोई भी बच्चा मन में ये ना बिठा के बैठे कि मुझे मेरा टारगेट सीएचएसएल है या मेरा टारगेट सीपीओ, नहीं। आपको हर एक फॉर्म भरना है, जो भी आए, हर एक पेपर देना है। आपका सिलेबस हो या ना हो, आपको पूरा पेपर देना है। सिलेबस हो या ना हो, मॉक टेस्ट आपको लगाना है। इस बैच से आप एसएससी के जितने भी पेपर हैं सभी को दे पाओगे। इस बैच के बाद आप सीडीएस का पेपर दे पाओगे। इस बैच के बाद आप आईसीआर का पेपर दे पाओगे। इस बैच के बाद आप डीएसएसबी का पेपर दे पाओगे। इस बैच के बाद जो आप स्टेट एग्जाम का कोई भी पेपर जिसमें गणित आता है आप दे पाओगे। समझ में? इस बैच के बाद आप रेलवे के पेपर में जो गणित का सेक्शन है वो आप दे पाओगे। मतलब कुछ भी नहीं करना। इवन इस बैच के बाद आप यूपीएससी सी सेट में जो मैथ वाला सेक्शन जो इस बार टफेस्ट आया था इन द वर्ल्ड, वो भी आप दे पाओगे। समझ में आया? केवल बैच की शीट लगा के अलग से आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। इस बैच में सारे ही इन एग्जाम के क्वेश्चंस को कंपाइल किया गया है। ठीक है ना? समझ में आया दोस्तों? आप लोगों को ध्यान से सुनेगा। बैंक का भी दे पाओगे, ठीक है ना? लेकिन बैंकिंग के, देखो, बैंकिंग की तैयारी और एसएससी की तैयारी में बहुत फर्क है। नौकरी में भी फर्क है, सोच में भी फर्क है। बैंकिंग का ऐसे समझो कि बैंकिंग का पेपर है गजल की तरह। समझ में? गजल की तरह, जगदीश सिंह की।
और एसएससी का पेपर है टोनी कक्कर के, एक कर्कश टोनी कक्कर के सड़े हुए गाने की तरह, ये फर्क है। बैंकिंग का सवाल बहुत लंबा होता है, कैलकुलेटिव होता है, ज्यादा पढ़ना नहीं पड़ता, उसमें सिलेबस कम है लेकिन मुश्किल पेपर आता है। एसएससी का सवाल बहुत इजी है ना, लेकिन सिलेबस इतना वास्ट है कि बच्चा सिलेबस करते करते ही अपने प्राण त्याग देता है ज्यादातर। समझ में आया? कवर में सारा कुछ कराऊंगा, कंसेप्ट आपको सारे बताऊंगा, ठीक है ना। मैं तो केवल यह कह रहा हूं कि इस बात की चिंता मत करो कि मैं कितना पढ़ा रहा हूं। आप ये समझो, मैं ये भी तो कह रहा हूं कि केवल शीट लगाओ और कुछ करने की जरूरत नहीं, मैं आपको क्लासरूम में इतना पढ़ा दूंगा। अब जैसे एक टीचर है, एक टीचर ने आपका सिलेबस खत्म करा दिया 5 महीने में, सपोज 5 महीने में, और 5 महीने में उसने इतना पढ़ाया, इतना पढ़ाया, इतना पढ़ाया कि जितना पढ़ाया उससे ज्यादा छोड़ दिया। 5 महीने में पढ़ाया, इतना पढ़ाया कि जितना पढ़ाया उससे कहीं ज्यादा तो छोड़ दिया। एक चैप्टर में 100 टाइप के सवाल बनते हैं, तो उसने 40 टाइप के सवाल ही करवाए, 60 टाइप के सवाल छोड़ दिए। आप खुद बताओ, क्या इन 60 टाइप के सवालों को आप खुद से सॉल्व करके ढूंढ के करोगे? आप खुद से रिसर्च नहीं कर सकते, आपको सीक्वेंस पता ही नहीं कि कौन सा सवाल कहां है, किस टाइप का सवाल, आपको अंदाजा ही नहीं है कि किस चैप्टर में कितने टाइप बनते हैं। तो इन 60 सवालों को आप खुद से अगर करने लगो ना रिसर्च करके, तो जो आपने 5 महीने में सिलेबस करा वो भी गुड़गुड़बर हो गया, और इन 60 सवालों को आप 1 साल की मेहनत लगा के भी नहीं सीख सकते। फायदा क्या हुआ फिर इसका? मैं ये कह रहा हूं कि मैं 5 नहीं, मैं ज्यादा समय लूंगा, लेकिन मैं आपको 100 के 100 टाइप पढ़ाऊंगा और आपको अपनी तरफ से कुछ करना ही नहीं है, ठीक है ना। हर वीक में 5 क्लास है, 5 क्लास में 2 दिन की छुट्टी। कुछ बच्चे कहते हैं सर रिवीजन कैसे होगा? हर वीक में 2 दिन का ऑफ होता है, उन 2 दिन ऑफ मुंह फुकाने के लिए नहीं होता, उन 2 दिन के उसमें छुट्टी में आपको रिवीजन करना है। मैं हर बार कहता हूं कि आगे पढ़ने से कहीं ज्यादा जरूरी है बच्चे का रिवीजन करना। आगे पढ़ रहे हो आप, पीछे का रिवीजन करते नहीं, सब खत्म होता जा रहा है। पीछे का रिवीजन करने रहे, सब खत्म होता जा रहा है। आगे पढ़ो, आपने आगे इतना पढ़ा तो पीछे का भी इतना तो रिवीजन कर लो कम से भी कम। जब भी आप अगली क्लास में आए तो पिछली क्लास में जो पढ़ाया है कम से कम 5 से 10 मिनट उसका रिवीजन करें, डेली रिवीजन करें 5 से 10 मिनट डेली, क्लास में आने से पहले। जब भी क्लास एंड होती है, जब आप रात को सोते हो, तो जो भी क्लास में पढ़ाया गया कम से कम आप उसका 30 मिनट तक, आधे घंटे, 15-20, जिस भी क्षमता, हर बच्चे की क्षमता अलग अलग होती है, किसी के लिए 5 मिनट भी काफी है, किसी के लिए आधा घंटा भी कम है। तो डेली आपको क्लास खत्म होने के बाद उसको रिवाइज करना है, क्या पढ़ाया गया। आपको सेल्फ मेड नोट्स बनाने, नोट्स हद से ज्यादा जरूरी हैं। बालक बस क्लास देखता रहता है, नोट्स बनाता नहीं है, रिवीजन नहीं कर पाता। अरे भाई, अगर आपके खुद के नोट्स अपने हाथ से बने होंगे, वो रामबाण है। पेपर जब होगा ना आखिरी में, तो आदमी के पास वीडियो देखने का टाइम नहीं होता, वो नोट्स से सारा सिलेबस जल्दी जल्दी रिवाइज करता है। सेल्फ नोट्स बनाओ, कोई नोट्स मत खरीदो किसी के, कोई जरूरत नहीं है, खुद के नोट्स बनाओ, खुद के। 2 दिन की छुट्टी होती है हर वीक में। इन 2 दिन में जो भी पढ़ाया गया, मैं मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग जी के सबके लिए बता रहा हूं, इन 2 दिन में जो भी पढ़ाया गया पिछले 5 दिन में, सारा वीकली रिवीजन करो, केवल रिवीजन करो। इसमें कोई चैप्टर खत्म हो गया तो प्रीवियस ईयर के सवाल लगा लो, ठीक है, चाहे वो आपका इंग्लिश का हो, चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीके हो। ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और ये प्रोसेस कम से कम आपको 10 महीने तक करना है। 10 महीने तक, 10 महीने तक, 10 महीने तक आप ये प्रोसेस करोगे तो आपका कल्याण निश्चित है, गारंटी है, लिख के ले लो। ना तो आपको जीवन में कभी 2 बार जो है दोबारा गणित पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, और आपको अपने अंदर से कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा, और आप हर एग्जाम के सवालों को कर पाओगे। समझ में आया? नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। एक एवरेज बच्चा जो है, जो पढ़ाई करने के लिए, किसी भी एक एग्जाम को टारगेट मत बनाओ कि मैं एमटीएस मेरा टारगेट है। जिसका टारगेट एमटीएस है उसका जिंदगी में कुछ होना ही नहीं है। टारगेट हमेशा इस एग्जाम को बनाओ, सीजीएल का। सीजीएल एग्जाम होगा तो स्टेट एग्जाम अपने आप दे दोगे, सीपीओ दे दोगे, सीएचएसएल दे दोगे, सिलेक्शन पोस्ट दे दोगे, एमटीएस दे दोगे, हर एक एग्जाम, आईसीआर का पेपर दे दोगे, हर एक पेपर को आप दे दोगे। बड़ा टारगेट बनाओ,
टारगेट ऊंचा रखो, छोटे टारगेट अपने आप मिल जाएंगे। टारगेट ही छोटा रखोगे तो ऊंचा, छोटा क्या, ऊंचा तो मिलेगा ही नहीं, छोटा भी मिल गया। समझ में आया? ठीक है जी। वही कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है, वैकेंसी कम होती जा रही है। एसएससी का पेपर इसलिए मुश्किल नहीं है, एसएससी में कंपटीशन इसलिए ज्यादा नहीं है, नौकरी बच्चों किसलिए नहीं लग पा रही कि पेपर टफ है, ऐसा बिल्कुल है। पेपर इज इजी बट सिलेबस इज वेरी लार्ज, सिलेबस इज वेरी वेरी बिग। बहुत ज्यादा टाइप है, बहुत ज्यादा वैरायटी है, बहुत ज्यादा कंटेंट पढ़ना है, चाहे वो इंग्लिश में हो चाहे जीके में हो। इस वजह से बच्चा पढ़ ही नहीं पाता, रिवीजन ही नहीं कर पाता। ठीक है जी। शीट लगाओ और मॉक टेस्ट दो, समय बचता है तो प्रीवियस ईयर के सवाल भी लगाओ। एक नॉर्मल एवरेज बच्चे का कम से कम 10 महीने तक का शेड्यूल रखना है, और 10 महीने आपकी एवरीडे 10 घंटे के आसपास पढ़ाई होनी चाहिए, 10 आवर प्लस। 9 घंटे, 10 घंटे, 11 घंटे, 12 घंटे, कम से कम इतनी पढ़ाई आपकी होनी चाहिए। 10 महीने तक 10 घंटे डेली पढ़ाई, 10 महीने तक 10 घंटे डेली पढ़ाई, 10 महीने तक 10 घंटे डेली पढ़ाई। और उस पढ़ाई में केवल इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट नहीं, आपका मैथ भी पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़ना है, जीके भी पढ़ना है। सिलेक्शन तो मैथ और रीजनिंग ही दिलाएगा, सिलेक्शन मैथ और रीजनिंग ही दिलाएगा, लेकिन अच्छी रैंक और अच्छी नौकरी इंग्लिश और जीएस से आएगी। अच्छी रैंक और अच्छी नौकरी, आप ये समझो कि यही मेरे को नौकरी दिला देगा, इनसे नौकरी नहीं लगनी, इनसे तो अच्छी रैंक आने, नौकरी इसी से लगनी है। मैथ रीजनिंग में 100% स्कोर करोगे तब फाइट मारने लायक होगे, फाइट मारोगे तो मेहनत करोगे इंग्लिश जीके में तो अच्छी पोजीशन पे पहुंचोगे। 10 महीने तक डेली 10 घंटे पढ़ाई, ये अपनी डेस्क पे लिख के चिट लगा के चिपका दो। मॉक टेस्ट कब लगाएं? जब आपको लगे कि मेरा आधा सा सिलेबस हो लिया है, मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दो। जब आपको लगे कि मेरा लगभग आधा सिलेबस हो गया है, मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दो। अभी नहीं लगाने मॉक टेस्ट, जब आपको लगे कि आधा सिलेबस हो लिया है। कितने घंटे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, ये हर लड़के टू लड़के पे डिपेंड करता है। कोई लड़का आईसीएससी बोर्ड से जबरदस्त इंग्लिश है, वो 1 घंटे में इंग्लिश पढ़ के काम कर लेगा। कोई बच्चा बिहार बोर्ड से 8वीं क्लास में आके तो एबीसीडी सीखी है उसने, वो इंग्लिश 4 घंटे पढ़े तो भी कम है। हर लड़के को कौन सा सब्जेक्ट कितना पढ़ना है, उसको कितना पढ़ने की जरूरत है, वो हर लड़के के हिसाब से अलग अलग है। हर इंसान अपने आप को पहचानता है कि मैं कितने पानी में हूं। अपनी स्ट्रेटजी खुद बनाओ। मैंने तो आपको ओवरऑल टारगेट दिया है, और टारगेट बेस्ड पढ़ाई करो, टारगेट बेस्ड। कभी शेड्यूल मत बनाओ सुबह 6 बजे उठ के ये करना है और वो करना है। टारगेट बनाओ। जब भी आप रात को सोएं तो डायरी में टारगेट बनाने की, कल जो है मुझे मेंसुरेशन 2D में रिवाइज करना है, मेंसुरेशन 3D के सवाल लगाने हैं। ठीक है भाई, ये एक मॉक टेस्ट लगाना है, इंग्लिश में इतनी बुक भी याद करनी है, जीके में बाबर की हिस्ट्री करनी है। इस तरीके से डेली टारगेट बेस्ड पढ़ाई करें। ठीक है जी। दूसरी बात, अगर गणित सीखना है आपको तो मैं हर बच्चे को सलाह देना चाहूंगा कि 30 तक पहाड़े याद करो। सब लोग 30 तक टेबल्स याद करो, 30 तक पहाड़े। और मुझे आप लोगों से 50 तक स्क्वायर, 50 तक वर्ग याद होने चाहिए। 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं के वर्ग याद होने चाहिए, और 25 तक क्यूब याद होने चाहिए। 25 तक क्यूब घन, 25 तक क्यूब याद करो। दशमलव का जो है डर खत्म करो, दशमलव का, दशमलव में जोड़ना घटाना कैसे होता है उसका डर खत्म करो। ये 4 काम करो, तब जाके कैलकुलेशन सीखने लायक आप बनोगे। यही नहीं आता तो कैलकुलेशन सीखने लायक ही नहीं हो तुम। पहले ये करो, उसके बाद कैलकुलेशन मजबूत होने की बात आगे बढ़ाई जाएगी। ये नहीं है तो बात भी आगे नहीं बढ़ेगी। ठीक है जी, ये है। तो मैंने आपको कुछ छोटी मोटी सी जानकारी दी। 10 महीने तक डेली 10 घंटे आपको पढ़ाई करनी है, ये मन में बिठा लीजिए। चलिए दोस्त,